नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आते हैं। हमारे 3 सेगमेंट खेती किसानी, हमारा पशुधन और कामयाब किसान की दास्तान के माध्यम से। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने पहले सेगमेंट खेती किसानी से। ये महीना देश भर में पोषण माह के तौर पर मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर देश भर के करीब 700 कृषि विज्ञान केंद्रों में पोषण किट्स का वितरण किया गया। इसी कड़ी में उज्ज्वा कृषि विज्ञान केंद्र में भी पोषण किट का वितरण किया गया। इसके साथ ही लोगों में जागरूकता लाने के लिए भी खास तौर पर अभियान चलाया गया। आइए इससे जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। ने एक योजना बनाई है केंद्र से सहायता प्राप्त करने के लिए और इसको इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन स्कीम का नाम दिया गया है। इसमें इसका मूल उद्देश्य यह है कि जो कृषक गण हॉर्टिकल्चर की क्रॉप्स लेते हैं उनको उनकी क्रॉप को उनके द्वार से ले जाकर और कस्टमर तक पहुंचाया जाए। इस लिंक को एस्टेब्लिश करने का बीड़ा दिल्ली सरकार उठाएगी और ये पायलट प्रोजेक्ट है और इस कार्य को करने में हमें केवीके का सहयोग मिलेगा, जैसा कि हमें प्रोफेसर गुप्ता ने एश्योरेंस दिया है। और उम्मीद है ये सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारी स्कीम बहुत जल्दी अप्रूव होके आ जाएगी और हम इसको अक्टूबर महीने में लॉन्च कर सकेंगे। कृषि विज्ञान केंद्र दिल्ली में पोषण माह जो सितंबर का मनाया जा रहा है, आपको बताना चाहूँगा कि जो पोषण माह का आयोजन किया जा रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा ये है कि अगर हम स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ पोषण लेंगे, स्वस्थ सोचेंगे तो हमारे देश का विकास होगा, समाज का विकास होगा, कृषि का विकास होगा। हमारा एक कार्यक्रम चल रहा है राष्ट्रीय पोषण माह, यानी कि नेशनल न्यूट्रिशन मंथ राष्ट्रीय, और ये सितंबर 2020 में करा जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि सितंबर माह में हम ज़्यादातर फल सब्जियां उगाते हैं और कृषि विज्ञान केंद्र क्योंकि कृषि की तकनीकी जानकारी देता है, तो इस संदर्भ में कृषि विज्ञान केंद्र ने भी राष्ट्रीय पोषण माह को एक मुहिम के रूप में लिया है, जिसमें इस माह में अलग अलग जगहों पे, जैसे स्कूल हैं, आपके स्कूली संस्थाएं हैं, शिक्षण संस्थाएं हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं और हमारे जो खेतीहर पुरुष और महिलाएं हैं उनको वहाँ पे जाकर या कृषि विज्ञान केंद्र में बुलाकर उनको जानकारी दी जा रही है कि कौन कौन से फल हैं उनके क्षेत्र के आधारित और कौन कौन सी सब्जियां हैं जो वो इस समय पे अभी लगा सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र उज्ज्वा में पोषण माह का अभियान का आयोजन किया गया।
जिसमें दिल्ली के विभिन्न गांवों से महिला किसानों ने भाग लिया। साथ ही साथ जो मुख्य रूप से प्रतिभागी थे वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थे, जिनके माध्यम से जो हमारा पोषण माह का उद्देश्य है, जिसमें हम इन बढ़ते हुए कुपोषण को हम कैसे कम कर सकते हैं, और इसमें हम किचन गार्डन के माध्यम से, टेरेस गार्डन के माध्यम से एवं अन्य खान प्रकार के व्यवस्था कैसे कर किसी भी तरीके से करके, और उसमें जो हम संतुलित आहार का हम कैसे संतुलित आहार बना सकते हैं, इसकी जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का जो कार्य है वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना है कि हम नई तकनीकियों का उपयोग करके अपने खान पान में हम संतुलित आहार, सब्जी, फल आदि के रूप में हम व्यवस्थित करके उसकी पूर्ति कैसे करें, इसकी जानकारी के बारे में आज विस्तृत ने हमारे लिए बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। जिस तरह से हमें महिलाओं को, पहले महिलाएं सिर्फ रसोई घर तक ही सीमित रहती थी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे लिए बहुत सारी सुविधाओं के लिए हमें बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की हैं। आज महिलाएं बहुत सारे क्षेत्रों में कार्यरत हैं। सिर्फ वो ही नहीं कि आज पहले सिर्फ एक रसोई घर तक ही उनकी सीमा बंधित रहती थी, लेकिन आजकल क्या है, महिलाएं घर से बाहर निकल रही हैं, वो अपने पर स्वामित्व यानी अपने आप ही अपने आत्मनिर्भर बन रही हैं। इसी के साथ गांव किसान कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे हमारा पशुधन। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं गांव किसान, जिसमें अब हम देखने जा रहे हैं हमारा अगला सेगमेंट, हमारा पशुधन। और आज इस सेगमेंट में हम बात करेंगे बकरी पालन के बारे में। जी हाँ, बकरी जिसे कि गरीबों की गाय भी कहा जाता है, क्योंकि कम लागत में ही जो किसान हैं वो बकरी पालन कर सकते हैं और इससे उन्हें अतिरिक्त आमदनी भी प्राप्त हो सकती है। लेकिन इस दौरान बकरी पालकों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस बारे में जानकारी के लिए आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। भारत में पशुपालन में बकरी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसे छोटे और सीमांत किसान आसानी से कर सकते हैं। इस व्यवसाय को कम स्थान, कम खर्च और सीमित देखभाल करके भी मुनाफा कमाया जा सकता है।
बीते 5 सालों में बकरियों की संख्या में भी इजाफा देखा गया है। हर 5 साल में होने वाली पशु गणना के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2012 की तुलना में पशुधन में 4.6% की वृद्धि हुई है। 2012 में पशुधन की आबादी 51 करोड़ 20 लाख थी, जो 2019 में 53 करोड़ 57 लाख 80 हजार हो गई है। कुल पशुधन में बकरियों की हिस्सेदारी 27.8% है। मतलब बकरियों की संख्या में 10% का इजाफा होकर 14.9% हो गया है। ये आंकड़े बताते हैं कि पशुपालक बकरी पालन में दिलचस्पी ले रहे हैं, और हो भी क्यों ना, ये कम खर्चीला और ज्यादा मुनाफा देने वाला व्यवसाय जो है। बकरी एक बहुउपयोगी पशु है। ये देश में भूमिहीन, छोटे और सीमांत किसानों के भरण पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसीलिए बकरी को गरीबों की गाय कहा जाता है। बकरियां कम उपजाऊ मिट्टी में उगने वाली झाड़ियों, पेड़ों की पत्तियां खाकर व हर तरह के प्रतिकूल वातावरण में भी कुशलता से जीवित रह सकती है। बकरी पालन व्यवसाय में शुरुआती लागत कम होती है। शरीर का आकार छोटा होने के कारण बकरी पालन में आवास व प्रबंधन पर भी कम व्यय होता है। आमतौर पर एक बकरी 10 से 12 महीने की आयु में गर्भ धारण करने के लायक हो जाती है और 16 से 17 महीने की आयु में पहली बार मेमन दे देती है। बकरी के मांस को कम कोलेस्ट्रॉल होने के कारण काफी पसंद किया जाता है। इसके अलावा इसका दूध गाय के दूध की तुलना में आसानी से पचाया जा सकता है। उत्पादन लक्ष्य और क्षेत्र के हिसाब से बकरी की नस्ल का चयन करना चाहिए। जमुनापारी, सिरोही, बर्बरी, जखराना नस्ल की बकरी मैदानी क्षेत्रों के लिए उपयोगी होती है। ब्लैक बंगाल और गंजम नस्ल की बकरियों को मांस के लिए पाला जाता है। नस्ल के साथ साथ इनके आवास और आहार का भी खास ध्यान रखना होता है। बकरियों का आवास सुरक्षित, सूखा, हवादार, परजीवियों से मुक्त होना चाहिए। एक बकरी को मोटे तौर पर 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की जरूरत होती है। इसी आधार पर आवास के क्षेत्रफल को निर्धारित किया जा सकता है। आयु के अनुसार आवास 3 माह तक कवर किया गया स्थान 0.2 से 0.25 वर्ग मीटर और खुली जगह 0.4 से 0.5 वर्ग मीटर। 3 से 6 माह तक कवर किया गया स्थान 0.5 से 0.75 वर्ग मीटर और खुली जगह 1 से 1.5 वर्ग मीटर। 6 से 12 माह तक 0.75 से 1 वर्ग मीटर और खुली जगह 1.5 से 2 वर्ग मीटर। वयस्क पशु कवर किया गया स्थान 1.5 वर्ग मीटर और खुली जगह 3 वर्ग मीटर। आहार की बात करें तो किसी भी दूसरे पशु की तुलना में आहार पर कम व्यय करना पड़ता है। आमतौर पर एक बकरी को 2 किलो चारा, आधा किलो दाना ठीक रहता है। उसके अलावा अधिक दूध के उत्पादन पर 200 ग्राम दाना अलग से देना चाहिए। गेहूं की भूसी, दालों का चूरा या चूना और मक्का आदि 3-4 चीजों को मिलाकर दाना तैयार किया जाता है। इसके साथ ही पेड़ों की पत्तियां, बची हुई सब्जियां, हरा चारा, फल और फली भी दे सकते हैं। बकरी पालन के लिए सरकार की ओर से भी मदद की जाती है। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से 25 से 33.3% तक का अनुदान दिया जाता है। बकरी पालन के सफल व्यवसाय के लिए जरूरी है कि वे स्वस्थ और निरोगी रहे। अगर बकरियां बीमार हो जाएं, तो उन रोगों को पहचान कर तुरंत उपचार कराएं। बकरियों में मुख्य रूप से मुंह पका, खुरपका, पेड़ के कीड़े और खुजली आदि रोग होते हैं। आमतौर पर ये रोग बरसात के मौसम में होते हैं, इसलिए बरसात आते ही बकरियों की अच्छे से देखभाल करें, जिससे इन्हें रोगों से बचाया जा सके। अगर विशेषज्ञों की सलाह लेकर सही तरीके से बकरी पालन किया जाए तो ये एक फायदेमंद व्यवसाय साबित हो सकता है। हर छोटी बड़ी समस्या के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा समय समय पर मार्गदर्शन दिया जाता है। सही मार्गदर्शन और प्रशिक्षण से पशुपालन में जोखिम को कम किया जा सकता है और बेहतर मुनाफा लेकर आत्मनिर्भर बना जा सकता है। पशुओं से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए जरूरी है मौसम के अनुसार उचित पशु प्रबंधन। तो आइए देखते हैं क्या कहता है इस माह का पशुपालक कैलेंडर। सितंबर माह का पशुपालक कैलेंडर।
दुधारू पशुओं में थनैला रोग से बचाव का उपाय करें। पशुओं को अंतः परजीवी नाशक दवाई पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार नियमित दें। गाय व भैंस को ताव में आने के 12 से 18 घंटे के अंदर गाभिन करवाने का उचित समय है। बरसीम की बिजाई इस माह के अंतिम सप्ताह में शुरू करें। इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कामयाब किसान की दास्तान। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम गांव किसान और अब कामयाब किसान की दास्तान में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं मेरठ के एक युवा किसान अजय त्यागी से, जो जैविक खेती कर रहे हैं। इसके साथ ही जो अजय त्यागी जी हैं, उन्होंने दिखाया है कि किस तरह से हमारे देश के युवा भी अब कृषि के क्षेत्र में रुचि लेने लगे हैं। अच्छी खासी नौकरी को छोड़कर जैविक खेती को इन्होंने अपनाया है और बाकी किसानों को भी वो प्रशिक्षण भी दे रहे हैं और इस तरह से ये औरों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। तो आइए मिलते हैं एक सफल किसान अजय। मैंने एमसीए करने के बाद मैं गुड़गांव गया और मैंने एमएनसी में जॉब शुरू कर दी और मैंने करीब 1.5 दशक तक एक टॉप एमएनसी में काम किया। और जब मैंने ये काम छोड़ा तो मैं जनरल मैनेजर ऑपरेशन था। काम कर रहा था, सब कुछ अच्छा था, बहुत सीखने को था, बहुत पैसा था, बट जितना मैं इसमें अंदर जा रहा था उसमें ये लग रहा था मुझे कि कहीं ना कहीं अच्छा खाना और अच्छी जलवायु आसपास वो कम होती जा रही थी। कहीं ना कहीं क्वालिटी ऑफ लाइफ धीरे धीरे धूमिल होती जा रही थी। अच्छा खाने को, जहर मुक्त खाने को आसपास नहीं था। तो मैं जितना इसके बारे में सोच रहा था, मुझे ये आइडिया हो गया कि ये मेरे अकेले की प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम मेरे जैसे कई लोगों की है। तो 2015 दिसंबर में मैंने ये सोचा कि मुझे कुछ और करना है, नौकरी अब नहीं करनी है।
तकरीबन 5 साल हो गए हैं। मुझे आज भी ऐसा लगता है जैसे कल की बात हो, जब 2015 में शुरू में भैया ने मुझसे बोला था कि यार अब कुछ अलग करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग का ट्राई करते हैं। तो मेरे को बड़ा अजीब लगा था कि IBM में GM इतने साल की उनकी जर्नी हो गई है, इतना अच्छा करियर उनका चल रहा है, वो ये क्या कह रहे हैं। बट कुछ दिनों बाद जब उन्होंने आना शुरू किया यहाँ पे सैटरडे संडे और रिसर्च करना शुरू किया, गाँव मतलब डिफरेंट गाँव वो जाते थे, मुझे भी साथ लेके जाते थे, तो मेरे को लगा कि वो मेहनत से इस बारे में सोच रहे हैं। तो फिर मेरे को भी उनके डिसीजन पे बहुत जल्दी भरोसा हो गया कि इतनी रिसर्च उन्होंने की है और इतना सब कुछ किया है, तो कुछ ना कुछ मेरा ये संदेश है कि वो उत्पादन के साथ साथ मार्केट पे भी अपना टाइम बिताएं, मार्केट करें अपने प्रोडक्ट को। सिर्फ उगाए नहीं, ये भी देखना है कि उससे सेल कहाँ करना है। ये बहुत ही मुश्किल काम नहीं है, लेकिन अगर हम सिर्फ उत्पादन पे ध्यान देंगे तो हमारा जो मुनाफा होगा वो बहुत कम होगा और खेती एक घाटे का सौदा ही बना रहेगा। सरकार चाहे कितना भी आपको सब्सिडी दे दे या कर्ज माफ़ी दे दे, लेकिन असल जीत हम किसानों की तभी होगी जब हम बाज़ार से डायरेक्ट जुड़े, जब हम मंडी पे आश्रित ना रहें, बिचौलियों पे आश्रित ना रहें, अपना सामान सीधा कंज्यूमर फैमिलीज तक लेके जाएं। इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।